एक बार अपने पेपर पे अपने अपने लेवल पे समझना है, लिख के एक लाइन लगेगा। बोला डिस्कस व्हाई द ट्रेडिशनल कॉस्टिंग सिस्टम डेवलप्ड टू वैल्यू इन्वेंटरी डिस्टॉर्ट्स प्रोडक्ट कॉस्ट इंफॉर्मेशन। ये आप एक को रीजनिंग देना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आपको याद होगा मेरे क्लास का डिस्कशन, तो हमने बोला था ट्रेडिशनल कॉस्टिंग में सबसे बड़ा फ्लॉज ये होता था कि आप क्या करते थे कि कोई बहुत सारी एक्टिविटीज आप उस प्रोडक्ट को चार्ज कर देते थे जो एक्चुअल में प्रोडक्ट कभी कंज्यूम ही नहीं करता था, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही होता था। बट आपको सिर्फ एक इन्वेंटरी का वैल्यू चाहिए होता था, इसलिए आप पुराना ट्रेडिशनल ओवरहेड का सिस्टम अप्लाई करते हैं। लेकिन अगर आपको प्रोडक्ट की करेक्ट इंफॉर्मेशन अगर चाहिए कि कौन से प्रोडक्ट को कौन सा एक्टिविटी लगता है, कौन कौन सा प्रोडक्ट क्या क्या सर्विस को यूज करता है, आपको डायरेक्ट रिलेशंस जिसको हम कह सकते हैं कि कॉस्ट एंड इफेक्ट बेस्ड कॉस्टिंग अगर करनी होगी, देन यू हैव टू फॉलो द ABC, ठीक है। अब बोल रहा है कि पर्पस। भाई, जी भाई बोलिए। ये ट्रेडिशनल कॉस्टिंग में जो टोटल ओवरहेड होता है उसको लेके क्या करते हैं? डिवाइड बाय, या इधर लेबर से डिवाइड कर देते थे, इधर मटेरियल से कर देते थे, इधर यूनिट से कर देते थे, या फिर कोई परसेंटेज निकाल के कर लेते थे। तो वहां पे क्या होता था, आप रीजन एस्टैब्लिश नहीं करते थे, ठीक है। आप सिर्फ कॉस्ट रिकवरी आपका फोकस होता था कि किसी तरह आपने कॉस्ट रिकवर करना है। वहां पे आपका जो फोकस था वो रीजन बेस्ड नहीं था। ये बोल रहा है कि आइडेंटिफाई द पर्पस एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम। तो इन्वेंट्री वैल्यूएशन जो है यहाँ पे बोल रहा है कि it has been suggested that the company should have as many as 3 cost system: inventory valuations, management control of operation and activity based costing, ठीक है। तो इन्वेंट्री वैल्यूएशंस के बारे में यही मतलब जो हम बता सकते हैं यहाँ पे। तो पहले बोला जी पर्पस, इन्वेंट्री वैल्यूएशन का पर्पस क्या होता है। इन्वेंट्री वैल्यूएशन का जो पर्पस होता है वो कॉस्ट अलोकेट करना होता है, पहला पर्पस। और दूसरा पर्पस क्या होता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है कि वो कोई एक सर्टेन अजम्पशंस को फॉलो करके इन्वेंट्री वैल्यूएशन की जाती है। फिर मैनेजमेंट कंट्रोल ऑफ ऑपरेशन है। वैसे इसके आंसर्स अभी हम लोग पढ़ लेते हैं, पढ़ लेंगे। मेन पॉइंट ये है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। हाँ, तो शायद कहाँ पे फाइनेंशियल, हाँ तो हम तो बता, हाँ इन्वेंट्री वैल्यूएशन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में यूज किया जाता है, दैट वर्ड कॉस्ट एलोकेशन। फिर मैनेजमेंट कंट्रोल ऑफ ऑपरेशन, तो ये थोड़ा सा क्या होता है, ये ABC से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड होता है, ठीक है। यहाँ पे कंट्रोल ऑफ ऑपरेशंस में हम ये कह सकते हैं कि मैनेजमेंट डज द वेरिएंस एनालिसिस ताकि वो प्रॉपर डिसीजन मेकिंग कर सके। तो ये उसके पर्पस हो सकते हैं। और लास्ट पे है ABC कॉस्टिंग। ABC में सिंपल आपको रीजनिंग हमेशा लिखना है, ये कॉस्ट एंड इफेक्ट बेस्ड कॉस्टिंग होता है। फिर बोल रहा है डिस्क्राइब्स द बेनिफिट दैट मैनेजमेंट कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम द ABC। तो पहला प्रॉफिट क्या, पहला बेनिफिट्स क्या होता है कि इसमें कॉस्ट असाइन जो होता है वो प्रॉपर होता है बेस्ड ऑन द एक्टिविटी। तो इसका मतलब कॉज एंड इफेक्ट बेसिस होता है। दूसरा आप इससे आइडेंटिफाई करते हैं कि विच एक्टिविटी इज वैल्यू एडेड एक्टिविटी, विच इज नॉट वैल्यू एडेड एक्टिविटीज। तो 2 हो गया। और तीसरा क्या होता है कि आप इससे एक्यूरेट कॉस्टिंग कर सकते हैं, ठीक है। चौथा बोल रहा है कि लिस्ट द स्टेप दैट कंपनी यूजिंग द ट्रेडिशनली वुड टेक टू इम्प्लीमेंट द ABC कॉस्टिंग। अब एक बंदा जो ABC कॉस्टिंग यूज कर रहा था, अब आप उसको एडवाइस कर रहे हो भाई तुम्हारी ABC कॉस्टिंग जो है वो सफिशिएंट नहीं है, तुमको मूव करना पड़ेगा ABC में। तो अब आपको क्या स्टेप्स उनको एडवाइस करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले आपको मैनेजमेंट बाई इन लेना पड़ेगा, यानी मैनेजमेंट के अप्रूवल्स लेने पड़ेंगे। फिर आप उनको क्या बताएंगे, दोनों के बेसिक डिफरेंसेस बताएंगे, डिफरेंसेस इन द बेस्ट ऑफ इन टर्म ऑफ कॉस्ट एंड बेनिफिट्स एनालिसिस, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, आप ये ABC इंस्टॉल करेंगे। और चौथा क्या करेंगे, आप अपने एम्प्लॉयज को ट्रेंड करेंगे। तो ये क्या होता है, एक प्रोसेस होता है, ठीक है। तो ये सारे हमने अभी जो डिस्कशन करी है, देखते हैं इसके सजेस्टेड आंसर्स क्या बोलते हैं।
देखिए यहाँ पे जो रीजन लिखा कि वी डिजाइन द इन्वेंट्री टू एग्रीगेट नॉट रिलेट टू प्रोडक्ट कॉस्ट इंफॉर्मेशन। तो हम सिर्फ जो जो ट्रेडिशनल कॉस्टिंग सिस्टम है जिस डेवलप टू वैल्यू इन्वेंट्री, जिसकी रीजंस थी कि हमने इन्वेंट्री को वैल्यू करना है, वहां पे क्या हो रहा है, वहां पे ये बोल रहा है कि जो ट्रेडिशनल जो डिजाइन किया था वहां पे सिर्फ आप इन्वेंट्री को वैल्यू करना सीखते थे, बट उसके कॉस्ट के प्रॉपर प्रोडक्ट का कॉस्ट इंफॉर्मेशन वहां आपको नहीं पता चलता था। ठीक है। उसके बाद क्या बोलता है कि कॉमन डिपार्टमेंट या फैक्ट्री आप सर्च लेबर या डॉलर के ऊपर अप्लाई करते थे। ठीक है, उस पुराने मेथड्स पे। यहाँ पे क्या होता था कि यहाँ पे जो डी इम्फेसाइज लॉन्ग टर्म प्रोडक्ट एनालिसिस, यानी ये फर्दर जो एनालिसिस जो हो सकता था कि फिक्स्ड जो होगा या वेरिएबल होगा, मतलब लॉन्ग टर्म में क्या होता है फिक्स कॉस्ट भी वेरिएबल कंसीडर किया जाता है, तो इसके ऊपर उसकी फोकस नहीं थी। फिर बोल रहा है मैनेजर्स आर causes managers who are aware of the distinctions in the traditional will make intuitive impression adjustment to the traditional cost without understanding the complete impact। ये लाइन बस वो है। उसके बाद हमने जो मेन हमने देखना था कि इन्वेंट्री वैल्यूएशन में क्या था कि एक्सटर्नल रिपोर्टिंग के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है। दूसरा ये सिर्फ यूज किया जाता है क्या, इसके मंथली या क्वार्टरली रिपोर्टिंग में। मैनेजमेंट कंट्रोल्स में क्या होता है, ये ऑपरेशंस quickly detect the problem and allow the implementation of correcting। दूसरा comparing cost against the budgeting for monitoring, यानी कि ये वेरिएंस एनालिसिस को हम बोलते हैं, वो मैनेजमेंट कंट्रोल ऑफ ऑपरेशन से पता चलता है। फिर यहाँ पे जब एबीसी कॉस्टिंग के बारे में पढ़ते हैं तो उन्होंने बोला कि डिफरेंशिएटिंग कॉस्ट बिटवीन वैल्यू एडेड एंड नॉन वैल्यू एडेड, ये आपको बताना था। दूसरी आपको बतानी थी कॉस्ट प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू द एक्टिविटी इन्वॉल्व, यानी कि कॉज एंड इफेक्ट बेस्ड इसकी कॉस्टिंग होती है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स आपको लिखने आ सकता है। फिर उन्होंने बोला कि 3 बेनिफिट्स बताए। तो इन्होंने बताया, पहला बोला है कि लीड टू मोर कॉम्पिटिटिव पोजीशंस बाय इवैल्यूएटिंग द कॉस्ट ड्राइवर, किससे कॉस्ट ट्रिगर होता है वो इवैल्यूएट कर पाएंगे। दूसरा आपको क्या बेनिफिट्स होते हैं, एबीसी के जो दूसरे बेनिफिट्स हैं वो क्या है, स्ट्रीमलाइन प्रोडक्शन प्रोसेस बाय रिड्यूसिंग द नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज, तो ये भी आपके उसके बेनिफिट्स थे। उसके बाद बोल रहा है कि ये यहाँ पे ज्यादा थॉरो अंडरस्टैंडिंग होती है प्रोडक्ट की प्रॉफिटेबिलिटीज एंड आप उसकी प्राइसिंग की स्ट्रेटजीज डिसाइड करने में एबीसी हेल्प्स यू। तो ये उसके बेनिफिट्स आपको एग्जाम में लिखने आ सकते हैं। बोल रहा है कि स्टेप्स क्या करेंगे, तो आपको मैंने बोला कि आप अपने एग्जिस्टिंग वाले को इवैल्यूएट कीजिएगा और साथ में हाउ विल द सपोर्ट सिस्टम ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द एक्टिविटी, अब और दोनों के बीच में डिफरेंशिएट कीजिएगा कि कौन सी कॉस्ट और बेनिफिट एनालिसिस के रिजल्ट के बेस पे विच कॉस्टिंग सिस्टम इज बेटर। फिर बोला है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्टिविटीज कीजिएगा ताकि आप कॉस्ट इंफॉर्मेशन एंड डिफरेंशिएट बिटवीन द वैल्यू एंड नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज। फिर मैंने कहा था कि आप अपने पीपल्स को ट्रेंड करेंगे और ताकि आप जब एबीसी इंस्टॉल करें तो सब उसके हिसाब से कॉस्ट को प्रॉपर कॉस्ट के अकोमुलेशंस में आपको मतलब आप जो कॉस्ट अकोमुलेशन करना चाह रहे हैं और कॉस्ट किस किस एक्टिविटी से मूव होता है डिराइव होता है, वो इंफॉर्मेशन उसकी लॉजिक्स आप अपने एम्प्लॉयज को कन्वे कर सकेंगे। तो ये जब आप इम्प्लीमेंट करते हैं तो ये सारी चीजें आपको इंश्योर करनी होती है। तो जब आप सीएमए का जब सेकेंड हाफ में मूव कीजिएगा तो आपको इस टाइप के हिस्से के सवाल आएंगे और इस टाइप की आपको रीजनिंग आएगी जिसमें आप अपने मर्जी से 2 से 3 लाइन लिख दीजिएगा तो दे विल बी मोर हैप्पी। उसमें आपको एकदम वर्ड टू वर्ड का मतलब नहीं है। देखिए कोई भी आंसर 3 लाइन 4 लाइन से ज्यादा नहीं है, यानी 2 से 3 पॉइंट्स आपको लिखने हैं बट कंक्रीट लिखने हैं, यानी कोई ज्यादा लंबा लिखने का जरूरत नहीं है। तो इससे के जो पेपर्स होते हैं वो बहुत टफ नहीं होते। अगर आपकी कंसेप्चुअली पढ़ी हुई है देन यू कैन आंसर। रोहित भाई बोले, क्या बोलना था रोहित भाई? हाँ जी महेश भाई। कुछ बोलना था, बोले। नहीं सर, मैं कल आया था, थोड़ा लेट आया था, पता नहीं अब
थे भी नहीं, कमल भाई अरे से बात हुई थी मेरी बार बार नहीं। मेरी ये थी, मेरा लॉगिन करके छोड़ा हुआ था क्योंकि मैंने पार्ट 2 की क्लास ली थी ना कल, तो उसके बाद मैं अच्छा, लॉग आउट नहीं किया था। नहीं हम वैसे भी कमाल भाई और मैं बातें कर रहे थे ऐसे ही, अच्छा अच्छा तो क्या अच्छा। है, तो वही। तो एक मैंने इससे इसलिए अभी कराई है, अभी ये इससे मैं आपको अभी तुरंत मैं भेज दे रहा हूँ ताकि एक बार अपने से रीड कर लें और बताएं कि समझने में कोई दिक्कत है क्या, क्योंकि ये एबीसी से रिलेटेड एस्से है। एबीसी से 3 एस्से है पूरे हॉक पे। कॉस्टिंग का आ गया तो आसान है मेरे भाई, दूसरे टॉपिक में मुझे समझ नहीं आता। मैंने कल अकाउंट्स का भी देखा, बहुत आसान है वो। खाली आपसे क्या पूछता है पता है, ये सिचुएशन है, बताइए कि आंसर एआर वाला, एआर का पूछ रहा था। कल मैंने देखा था अकाउंट्स का, कोई मुश्किल नहीं था। ठीक है, अब बच गया बजटिंग का देखना, तो बजटिंग भी देख के आपको बता दूंगा कि कितना टफ है। मतलब बहुत जनरल सवाल थे अकाउंट्स के। अच्छा, अकाउंट्स के और भी एक सवाल क्या थे पता है, कि आप कैपेक्स मतलब कौन से कैपिटल एक्सपेंडिचर है, कौन सा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। तो अगर ये सब सवाल को आपको आंसर करना पड़ेगा तो बहुत बेसिक लेवल पे जाके आपको आंसर करना पड़ेगा कि हाँ भाई उन्होंने क्या लिखा था। 5 तरह के खर्चे दिए थे और 5 खर्चे में आपसे पूछा गया था कि भाई साहब ये बता दो कि ये कैपेक्स है या ओपेक्स है। तो आपको रीजनिंग के साथ बताना था कि ये कैपेक्स है। अब जिसमें एक एग्जांपल्स थे कि आपने एक एडवर्टीजमेंट करा है, वो बताना था कि वो एडवर्टीजमेंट का नेचर क्या है। अच्छा, मतलब डिस्क्रिशनरी वो वाला। नहीं नहीं, अकाउंट्स का बात हो रहा है। डिस्क्रिशनरी और फिक्स कॉस्ट ये सब तो कॉस्टिंग का बात है ना। हम बताया कि मैंने अच्छा कल अकाउंट्स के एस्से देखे थे। अकाउंट्स के एस्से जी। क्या थे, काफी मतलब अच्छे, मतलब एक ही एस्से है दिया हुआ प्रैक्टिस करने के लिए। तो उसके क्वेश्चंस कैसे हैं वो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। जी, थोड़ा बताइए यार भाई। हाँ हाँ जी। देखिए, ये बोल रहा है कि एक फिनेंशियल रिपोर्टिंग है एचआरसी की, जिसने ये सारी कहानी लिख दी। बताया कि पहले आपको आइडेंटिफाई करना है किसको कैपिटलाइज करना है, दूसरा आइडेंटिफाई करना है किसको आप इनकम स्टेटमेंट में ले जाएंगे। इनकम स्टेटमेंट में किसको ले जाते हैं, जो रेवेन्यू नेचर का होता है, यानी कैपेक्स एंड ओपेक्स आपको आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, तो सवाल नंबर 1 था पहला कि एचआरसी इनकॉर्पोरेशन ने 2 मिलियन खर्चा किया है ऑन अ प्रोग्राम डिजाइन टू इम्प्रूव relation with his dealer, and this project was favorably received by dealers, and HRC management believes that the significant future benefits should be received from this program. The program was conducted during the fourth quarter of 2015. ओके, तो इन्होंने बोला कि हमने एक प्रोग्राम कंडक्ट किया था और प्रोग्राम में हमने कुछ प्रोडक्ट के बारे में डीलर्स को कुछ इंफॉर्मेशन देने के लिए हमने ये प्रोग्राम कंडक्ट किया था। उस प्रोग्राम का जो कॉस्ट है, ठीक है, वो 2 मिलियन का है। ठीक है, अब बताना था कि इस प्रोग्राम के कॉस्ट को आप क्या करेंगे, कैपिटलाइज करेंगे या ओपेक्स में डालेंगे, यानी इनकम स्टेटमेंट में डालेंगे। अनीस भाई, जनरल जी सवाल, भैया। जनरल सवाल है, बताएं क्या करें। अगेन मैं जरा फोकस लूज हो गया। कोई फोकस नहीं, मैं फिर से पढ़ दे रहा हूँ। जी जी, आपने 2 मिलियन का खर्चा किया हुआ है किसी ठीक प्रोग्राम है। को डिजाइन करने पे, उससे से आप अपने डीलर्स को कुछ मैसेज देना चाह रहे थे और वो मैसेज उनको कंसीव हो गया। अब ठीक। बात है कि ये जो 2 मिलियन का खर्चा है, कंपनी जिसने खर्च किया है उसको लगता है कि उसका फ्यूचर में उसको बेनिफिट मिलेगा। अब आपको बताना है कि इसको हम कैपेक्स बनाएंगे या ओपेक्स बनाएंगे। ये कैपेक्स है। अच्छा, और भी कोई आदमी अगर है तो प्लीज कम आउट। ताहिर भाई, हेलो सर। फर्स्ट इसका कैपेक्स का डेफिनेशन है मेरा भाई। भाई एसेट का जो डिफिनेशन है उसको कैपेक्स बोलते हैं। आगे बोलिए। बैलेंस शीट में जिसको ले जाते हैं उसको कैपेक्स बोलते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर। अच्छा मिराज भाई, मैं एक छोटी सी चीज बता दूं कि इंटरनली जो कंपनी की पॉलिसीज होती है ना, उसमें क्या होता है कि एक सर्टेन अमाउंट जब आप एक्सपेंस कर रहे हो किसी भी प्रोजेक्ट, जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है ऑपरेशनल में नहीं,
उस कॉस्ट को अगर आप इनकट कर रहे हो तो वो क्या है, अब मिसाल के तौर पे होटल इंडस्ट्री में क्या, इफ वी हैव एक्सपेंसेस मोर देन $2,500 तो वो चले जाते हैं ऑटोमेटिकली कैपेक्स के अंदर। तो उसका नेचर क्या, कैपिटल एसेट्स की तरह रखते हैं या उसको डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते मिराज भाई ये तो फ्यूचर बेनिफिट आएगा ना ये। नहीं, उसमें क्या है कि बेनिफिट से लिंक होता है कि अगर उसका बेनिफिट 1 साल से कम के अंदर खत्म हो जाएगा तो वो सेम ईयर में अमोर्टाइज होंगे। अगर उसका एक्सपेंस होंगे, अमोर्टाइज नहीं बोलिए, एक्सपेंस होंगे। हाँ एक्सपेंस होंगे। अगर उसका बेनिफिट 1 साल से ज्यादा पे जा रहा है तो फिर उसको डेप्रिसिएट करेंगे आप, सॉरी अमोर्टाइज करेंगे क्योंकि ये इंटेंजिबल एसेट बन रहा है। पर प्रॉब्लम ये है कि एसेट बनने के लिए फ्यूचर बेनिफिट है ना, नहीं फ्यूचर में बेनिफिट्स है, लेकिन एसेट बनने के लिए लाइफ का उसमें जो पॉइंट्स है ना कि एसेट जो होता है ना उसके साथ हमेशा लाइफ का रिलेशन एस्टैब्लिश होता है जी। और इस क्वेश्चन में ये बड़ा ओपन एंडेड क्वेश्चन था जिसमें उस पार्टिकुलर अमाउंट से आपको किस पॉइंट ऑफ टाइम तक बेनिफिट्स मिलेगा ये नहीं लिखा हुआ है जी। तो इसका मतलब ये है कि अभी अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ कैपेक्स अगर किसी चीज को आप कैपिटलाइज करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो आप कैपिटलाइज करने के लिए आपको उससे फ्यूचर में होने वाले बेनिफिट्स पता होने चाहिए और साथ में ये पता चलना चाहिए कि हाउ लॉन्ग। ठीक हो गया, तो यहाँ पे क्लियर नहीं है इसीलिए इसको एक्सपेंस करना पड़ेगा। सही, ठीक हो गया। अच्छा एक चीज और बताइएगा कि जो प्रोजेक्ट कॉस्ट होता है, कोई भी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए हमें जो 6 माह 8 माह जो एक्सपेंस होता है जब तक रेवेन्यू जनरेट हो रहा है उस कॉस्ट को हम किस तरीके से ट्रीट करेंगे? वो देखिए उसको जनरली हम लोग WIP के थ्रू या कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस के थ्रू लेके जाते हैं अनटिल कि वो प्रोजेक्ट हमारा मटेरियलाइज नहीं हो जाए। जब एक बार प्रोजेक्ट एक्टिव हो जाता है तो उसके जो भी ऑपरेशनल कॉस्ट होते हैं उसको हम एक्सपेंस करना स्टार्ट कर देते हैं और जिससे उस प्रोजेक्ट की लाइफ बढ़ जाए या उसकी कैपेसिटी बिल्ड हो तो उसको हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर में ग्रुप कर देते हैं। क्लियर। अब यहाँ पे एक छोटा सा बात है, पायलट प्लांट्स आपने क्रिएट किया तो आपको ज्यादा इन्फो इसमें बहुत ज्यादा स्टडी की जरूरत नहीं है। आप इसको बता सकते थे कि ये जो प्लांट है जब हम प्लांट कर रहे हैं इज कंस्ट्रक्टेड एट द कॉस्ट ऑफ 4 million to test the new product and the plant will be operated for approximately 5 years। तो हम इनको बोलेंगे जी कैपिटलाइज कर लीजिए, ठीक है, क्लियर, क्योंकि ये प्लांट को इनको कैपिटलाइज करना पड़ेगा। ठीक हो गया। इसके बाद बोल रहे हैं जी न्यू प्रोडक्ट विल बी इंट्रोड्यूस एंड द कंपनी 3 million spent during the current year to design the tools, jigs, molds and dies for this product। तो ये कंपनी का एकदम समझ में आ रहा होगा कि ये स्पेसिफिक जो है इसमें आइटम्स ही बने हैं, यानी कि कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर जिससे हम लोगों ने कोई एसेट्स बनाई है, टेंजिबल एसेट्स बनाई है, तो हम इसको क्या करेंगे जी कैपिटलाइज करेंगे बुक्स में, ठीक है। लेकिन 4 नंबर सवाल थोड़ा सा ट्रिकी है। अब कंपनी ने क्या किया कि एक दूसरे ऑन गोइंग कंसर्न को बाई किया और जिस गोइंग कंसर्न को उसने बाई किया उसमें सिर्फ फेयर वैल्यू थी ऑफ द एसेट की सिर्फ 4 million की थी। लेकिन एक क्वेश्चन है, बोलिए ना। R&D expense always make it expensive, right? आएगा 1 मिनट। ओके, तो HRC ने खर्च किया है, मतलब पे एक गोइंग कंसर्न बाई करा तो गोइंग कंसर्न जिस वक्त बाई करा उसने क्या किया जी 5 million का पेमेंट करके बाई कर लिया और अब देखा कि 5 million का जब हम पेमेंट करके बाई कर रहे हैं पर उसने जो फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट्स थे गोइंग कंसर्न के वो हमारे 4 million के थे। तो जब हम कैपिटलाइज करेंगे तो 2 स्टेज पे करेंगे, 2 फॉर्म पे करेंगे, 2 जगह पे करेंगे। पहला 4 million को हम एज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब एज अ टैंजिबल एसेट्स या जो भी होगा उस तरह ट्रीट करेंगे और बाकी जो 1 million जो हम एक्स्ट्रा पैसा दे रहे हैं उसको हम गुडविल ट्रीट करेंगे और गुडविल भी बैलेंस शीट में कैपिटलाइज होता है। बट वो एक साथ में हम आंसर में नहीं लिख सकते कि आई विल बी कैपिटलाइजिंग 5 million टुगेदर। आपको रीजनिंग देना पड़ेगा कि 4 million का फेयर वैल्यू ऑफ एसेट्स है तो उसको अलग कैपिटलाइज करेंगे और 1 million का गुडविल है हम उसको अलग कैपिटलाइज करेंगे।
महेश भाई गुडविल कैसे होता है? गुडविल, अगर आपने मैं आपको जो सामान दे रहा हूं और उसकी नेट वर्थ है 5 रुपए की और आप हमको 10 रुपया दे रहे हो, तो आप मेरे को 10 रुपया क्यों दे रहे हो भाई? क्योंकि आपको लग रहा है कि नहीं यार मैं नहीं लूंगा तो कोई और ले लेगा। यू आर गिविंग द क्रेडिट। हो सकता है कि उसमें नहीं दिखता हो, लेकिन आपको कोई इंटेंजिबल बेनिफिट्स दिख रहे हैं, इसीलिए आप एक्स्ट्रा दे रहे हैं, एंड दैट एक्स्ट्रा पेमेंट इज अ गुडविल। अच्छा, कैलकुलेशन में कैसे महेश भाई? कैलकुलेशन में सिंपल है, यहाँ से एक्सेल खोलना होता है, ठीक है, और बहुत आसान है कैलकुलेशन। यहाँ लिखना पड़ता है टोटल एसेट्स फेयर वैल्यू पे, या ट्रांजैक्शन वैल्यू जो आपने डिसाइड किया हो, ठीक है। मान लो 100 है, 1000 है, और आपने इसके लिए पेमेंट किया, कंसीडरेशन पेड 1200। इसका मतलब ये जो 200 है, ये जो आप एक्स्ट्रा 200 दे रहे हो, इट इज द गुडविल। If the consideration is more than the fair value, it means goodwill. If less than, इसका मतलब capital reserve, यानी आपको एक benefits मिल गया एक्स्ट्रा, that is classified as a capital reserve। ठीक है जी। तो यहाँ पे एक सवाल आता है कि एक कंपनी है जिसने एक लंबा सा लार्ज एडवर्टाइजिंग कैंपेन किया था, ठीक है, और बोल रहा है कि ये जो एडवर्टीजमेंट हमने कैंपेन चलाया है, ये बोल रहा है कि अगला यानी 2016 के फर्स्ट क्वार्टर तक जाएगा, ठीक है, यानी टोटल मार के इसमें 5 क्वार्टर के लिए आपने एक्सपेंस करा है। तो इसका मतलब ये है कि ये जब कर रहे हैं तो आप इसको कैपिटलाइज नहीं करेंगे, प्रीपेड में रखेंगे। जब आपका जो पीरियड से रिलेटेड होगा, ड्यू टू मैचिंग कंसेप्ट, आप उस पीरियड का एक्सपेंस आउट कर दीजिएगा, ठीक है। 6 में बोलता है कि द कंपनी ने क्या किया, फर्स्ट 6 मंथ में 5 लाख एक्सपेंस किया है, 5 मिलियन एक्सपेंस किया है, किस लिए? लीगल के लिए, इन कनेक्शन विद द सक्सेसफुल पेटेंट एप्लीकेशन। द पेटेंट बिकम इफेक्टिव फ्रॉम 1 जुलाई 2015 एंड लीगल लाइफ जो है वो 17 ईयर्स का है और उसकी इकोनॉमिक लाइफ है 10 ईयर्स की। तो हम आपको जब अमोर्टाइजेशन पढ़ा रहे होते हैं, जब हमने पढ़ाया था तो अमोर्टाइजेशन में हमने बोला था कि इंटेंजिबल एसेट्स के अमोर्टाइजेशन करने के टाइम आप क्या देखिएगा, बिजनेस लाइफ देखिएगा और उसकी लीगल लाइफ देखिएगा। दोनों में जो छोटा होगा उस पीरियड में आप अमोर्टाइज कीजिएगा। और रिसर्च एंड डेवलपमेंट अगर आपका इन हाउस है तो जो भी खर्चा होता है वो आप एक्सपेंस कीजिएगा, एक्सेप्ट लीगल का जो भी खर्चा होता है वो कैपिटलाइज होता है अंडर यूएस गैप, और फर्दर इस पे कोई रीजनिंग की जरूरत नहीं है, ठीक है भाई। देखिए ये बोल रहा है कि पहला वाला खर्चा को उसको इमीडिएट चार्ज करना पड़ेगा सेलिंग एक्सपेंसेस पे, क्योंकि यहाँ पे उसको फ्यूचर बेनिफिट्स के साथ मैच नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा बोल रहा है प्लांट कॉस्ट एंड रिसर्च को क्या करेंगे जी, ये बोल रहा है कि पायलट प्लांट कॉस्ट को क्या करेंगे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को हमको एक्सपेंस करना पड़ेगा, क्योंकि ये इसको हम बाद में रीयूज नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा एक ये था, मतलब एक ट्रिकी सवाल था, क्योंकि हम लोग का 2 में हमने आंसर किया था क्या कि हम इसको कैपिटलाइज करेंगे। तो बोलता है द प्लांट वाज कंस्ट्रक्टेड एट द कॉस्ट ऑफ 4 मिलियन टू टेस्ट द न्यू प्रोडक्ट and the plant will be operated for approximately 5 years. At the time the company will make the decision regarding the economic value of the process, the pilot plant is too small for the commercial production, so it will be dismantled when the test is over. जब ये टेस्ट के टाइम में ये प्लांट को खत्म करना पड़ेगा, तो इस प्लांट से रिलेटेड जो भी कॉस्ट है वो हमको एक्सपेंस करना पड़ेगा। तो जब ये क्वेश्चन को हम पूरा रीड करेंगे तो ही जाके हम इसका आंसर कर पाएंगे, तो जो हमने पीछे में स्किप किया था। उसके बाद बोला गया कि जी ये टूल्स एंड इसके जो भी कॉस्ट होते हैं इसको क्या बोलते हैं, ये जो है ये न्यू टेक्नोलॉजी के से रिलेटेड है। ये प्रॉपर ट्रीटमेंट ऑफ द कॉस्ट, जिग्स एंड द डिपॉजिट अपॉन द नेचर ऑफ
design, if 3000 is the design cost, involve the new technology for the product, the expenditure in research and development should be expense, the design cost related to the new technology as opposed to the continued revamping of the others. However, 300,000 is the design cost, represent the cost of routine technology for the product. So जो cost associated with the startup जो भी होगा, इसको हम क्या करेंगे, कैपिटलाइज करेंगे एज अ पार्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट. तो सीधी बात ये था कि अगर कोई नए प्रोडक्ट के लिए रिसर्च से रिलेटेड अगर कोई कॉस्ट होता तो फिर हम उसको एक्सपेंस कर देते, इसके अलावा का ये कॉस्ट है इसीलिए हम इसको कैपिटलाइज कर रहे हैं. फिर यहाँ पे बोला गया कि उसने 4 मिलियन का जो कैपिटल है उसको वो कैपिटलाइज करेगा एज अ आइडेंटिफाइड एसेट एंड देन 1 मिलियन को कैपिटलाइज करेगा एज अ गुडविल. उसके बाद बोल रहा है प्रोडक्शन कॉस्ट फॉर एडवर्टीजमेंट, जो भी एडवर्टीजमेंट के प्रोडक्शन बनाने का जो कॉस्ट है उसको वो एक्सपेंस आउट कर देगा. ठीक है. उसके बाद बोला है कि दे आर इन द एडवर्टीजमेंट कॉस्ट ऑफ इतना शुड बी एक्सपेंस ड्यूरिंग द ईयर, द पीरियड विच दे हैव इनकर्ड when the actually runs in 2000 whatever and the air times and other media space charge will be expense in that time. इसकी जो बेसिक प्रिंसिपल है वो है मैचिंग कंसेप्ट. फिर बोल रहा है कि लीगल कॉस्ट, तो लीगल कॉस्ट में एक्सप्लिसिटली चल के बोलता है कि इट हैज टू बी कैपिटलाइज. Is the legal cost for the patent applications should be capitalized as an intangible. The amortizations होगा over the period of 10 years economic life and that is a 50,000 करके उसका एनुअल ये हो जाएगा. इसकी रीजनिंग मैंने ये बताई है कैसे आपको इकोनॉमिक लाइफ और लीगल लाइफ दोनों में जो लोअर होगा उस पे आप उसको कैपिटलाइज, उस पे आप उसको अमोर्टाइज करेंगे. तो ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में इस टाइप से आते हैं, आपको पर के आंसर्स करने होते हैं सारे की रीजनिंग के साथ. ठीक है. तो ये मैंने कल देख रहा था तो मैं सोचा कि नहीं आपके साथ डिस्कस कर लूं. भी सवाल एक बार दीजिए पढ़ ये पढ़ के. क्या बोले जी? नहीं, मुझे पढ़ना है, मैं एक बार पढ़ लेंगे. तो ये मैं आप ही को भेज रहा हूँ अभी शेयर. तो ये मिराज भाई एग्जाम पैटर्न क्या होता है इसका? एग्जाम पैटर्न है कि पहला 3 घंटा जो है ना जी, उसमें 100 सवाल करने हैं. ऑनलाइन ये कंप्यूटर बेस्ड होगा या पेपर बेस्ड? कंप्यूटर बेस्ड होगा. ओके. और उसके बाद के जो 1 घंटा है वो एस्से के लिए होंगे. वो भी कंप्यूटर बेस्ड है? जी भी, वो भी कंप्यूटर बेस्ड है. तो ये जो अभी मैंने आपके साथ 2 क्वेश्चन डिस्कस किया वो एग्जाम के एस्से क्वेश्चन थे. इसका कैलकुलेशन के लिए कोई कैलकुलेटर वगैरह मिलेगा या उधर कोई ड्राफ्ट होता है? नहीं, आपके पास कैलकुलेटर लेके जाना है, कोई मसला नहीं. और अगर कैलकुलेशन करनी हो तो पेपर वगैरह? हाँ, वो रद्दी पेपर देते हैं ना, रफ पेपर. ओके. सर कैलकुलेटर कौन सा लेके जा सकते हैं? साइंटिफिक वाला तो बाहर छुड़वा देगा, फिर आपके साथ बैठक हो जाएगा. तभी तो पूछ रहा हूँ सर. नहीं, नॉर्मल बेसिक. वो 10 जमा 20 20 जमा 30. हाँ, जो कर ले. बेसिक वाला देते हैं. और वो भी कहीं कहीं सेंटर पे तो वो भी बोलते हैं रुक जाओ हम तुमको अपना कैलकुलेटर देंगे. एंड दैट इज मोर डिफिकल्ट क्योंकि आपका हाथ इस पे बैठा नहीं होता. नहीं, या फिर ये आता है BA2+, वो ये स्टैंडर्ड है CMA का. हाँ, मतलब मैं तो बेसिक वर्ड यूज किया, पता नहीं आपने कुछ इंग्लिश नया यूज किया तो आई डोंट नो. नहीं है मिराज भाई, वो 2+ से तो थोड़ा अच्छा फाइनेंशियल ज्यादा है, वो तो एडवांस वन है. इट इज अलाउड इवन दो बेसिक आल्सो अलाउड. अगेन इट इज आल्सो अवेलेबल इन द ऑनलाइन. हाँ, वो इसमें जहाँ पे भी सवाल करते रहते हैं वहां पे भी कैलकुलेटर आपको रहता है. ठीक है. बट इन सारे बातों पे एक छोटा सा बात यह है कि आपने थोड़ी बहुत ऐसे क्वेश्चन भी करते रहने हैं ताकि आप जो पढ़ रहे हैं उसको समझ पाएं, उसके ऊपर कुछ प्रैक्टिस हो सके. भाई ये इस पे कुछ मिला था रेवेन्यू रिकग्निशन पे? जी. रेवेन्यू रिकग्निशन में कुछ मिला ऐसे?
अरे यार, रेवेन्यू रिकॉग्निशन का कोई ऐसे नहीं है। रेवेन्यू रिकॉग्निशन को वाइली वालों ने जरूरत से ज्यादा इंपॉर्टेंट बना दिया। ठीक है, आई हैव सीन वाइली बुक्स ना, वाइली में अननेसेसरी इतना उसके बारे में लिख दिया ना कि आदमी को लगता है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जी मैं भाई वो हाँ, क्योंकि अभी स्टैंडर्ड भी चेंज हुआ है, मतलब सब स्टैंडर्ड चेंज कर दिया है ना वो यूएस गैप में। एक ही डाल दिया उसके बदला में, पुराना वाला कहानी सब बदल के एक ही डाल दिया, एंड दैट इज द ओनली फाइनल वन। ठीक है, तो मैं उसके लिए मैं खुद सोच रहा था कि एक दिन एक छोटा कम से कम आधा एक घंटे का सेशन कोई लास्ट मिनट रिवीजन टाइप का रखूंगा, एंड आई विल एक्सप्लेन द ईच एंड एवरीथिंग फॉर द रेवेन्यू रिकॉग्निशन, क्योंकि उसके सवाल बहुत ज्यादा नहीं है। लेकिन जब मैं वाइली का बुक देख रहा था तो इट वाज शोइंग टू मच। हाँ, नहीं उतना ज्यादा भी नहीं है, पर है तो है ज्यादा। और डीटीए और डीटीएल भी है, वो भी है। हाँ, डीटीएल तो अलग है ना भाई, वो तो हमने जिस वक्त आपको फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कराया था तब तो करा दिया था। वैसे रेवेन्यू रिकॉग्निशन चेंज है तो उस पर थोड़ा सा कराना है। ठीक है भाई। चले एक छोटा सा बात, ये 16 नंबर सवाल पे आते हैं हम लोग, 15-20 मिनट में खत्म कर लेंगे। बोला कैलेन कंपनी मैन्युफैक्चर द टू स्किन केयर लिक्विड एंड, ये वाला हम लोग का बचा हुआ नीरज था। भाई, ये अपने असाइनमेंट नंबर 10 ये किया है। वही मैं सोचूं कि इतना छोटा कैसे असाइनमेंट हो गया। ये क्या भाई, फटाके फूट रहे हैं। चलें जी, 15 नंबर सवाल पे लाते हैं। तो 15 नंबर में हमसे बोला था जी टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट तो हमने निकाल लिया था। अब हमसे बोला है जी फिक्स गुड्स का हमको इन्वेंट्री बताना है अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। तो सबसे बड़ी बात है, अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग अगर हमको इन्वेंट्री बताना तो हम क्या करेंगे। तो हमने कितना यूनिट बनाया है, ठीक है, हमने बनाया था 7,500, हमारे पास बिका कितना 7,000, यानी हमारे पास एंडिंग इन्वेंट्री कितनी रह गई थी जी, हमारे हाथ में 500 की एंडिंग इन्वेंट्री रह गई। हाँ, तो अच्छा पहले ओपनिंग में कुछ था क्या, नंबर ऑफ यूनिट ऑफ ओपनिंग में 210। 210 था। हमने बनाया प्रोडक्शन कितना किया 750, तो दोनों मिलके कितना हो गया 7। नहीं, एक मिनट, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर, सबसे पहले नंबर्स कहाँ पे थे, ये हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर हमने कितना निकाल लिया था, हम्म, सोलह 16,800 किसकी वैल्यू है, फिनिश गुड्स इन्वेंट्री 16,800। उसके बाद कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर ड्यूरिंग द ईयर 525, जो पीछे हमने सवाल करके आए थे हम लोग 5,30,000, 7,070 रुपए के हिसाब से, एंड देन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 7,000। चले, तो देखिए इसमें हमने सबसे आसान सा करने का क्या था कि हमने, हमारे पास जो है पर यूनिट का जो प्रोडक्शन कॉस्ट क्या होता था अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, तो ये हम इसका टोटल कितना होता है 23, 15, 12, 10, 4, 2 छोड़ना है, 4 छोड़ना है, इसके ऊपर का ये सब ऐड करना है। तो ये हमारा 23, 15, कैलकुलेटर की 70 है सर।
70 है ना? हम्म, चलो, तो ये इसका मतलब ये हो गया कि हमारा 70 है। हम लोग को क्या छोड़ना है? ये छोड़ना है, क्योंकि यहाँ तक का हमारा कॉस्ट लेना है। अब चूंकि वो कौन सी कॉस्टिंग है? एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है। तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में हम सारे के सारे फिक्स्ड प्लस वेरिएबल सारे कॉस्ट लेते हैं। तो ये 70 रुपए से हमारा बन गया। तो 70 इंटू कितना बना हम लोग का? 7500 बना। ठीक है, लेकिन इस 7500 में यार हम कौन सी कॉस्टिंग यूज कर रहे हैं? LIFO, लास्ट इन फर्स्ट आउट यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो लास्ट इन फर्स्ट आउट, इसका मतलब ये है कि जो 500 मेरे पास बचा हुआ होगा वो कौन सा होगा? करंट प्रोडक्शन का होगा। ठीक है, तो 500 यूनिट हमारे पास बचा हुआ है इंटू 70 करके। तो 500 इंटू 70 कितना होता है अपना? 500 जो है वो 70 करके बचा हुआ है। इसका मतलब अपने को, और साथ में हमारे पास जो है ओपनिंग स्टॉक कितने का आया जी? हमको सिर्फ ये बताना है कि एट द एंड तो हम 500 और आगे का, पीछे का भी पूरा हमको ऐड करना पड़ेगा आई बिलीव, नहीं तो कैलकुलेशन ही कर लेते ना। हमारे पास ओपनिंग में कितना है? 16,800 है, 16,800 है। उसके बाद हमने ऐड कर लिया कितना? प्रोडक्शन हमारा था 7500 का, 7500 मल्टीप्लाई बाई 70 कर दिया। इसका मतलब इतना हमारे पास अवेलेबल आ गया। इसके बाद हमने कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, जो आइटम बिका है हमारा, कितना बिका है? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, तो हमारा कितना बिका है जी? हमारा बिका है 7,000 का बिका है। तो 7,000 इंटू 70, 51,800 आएगा। ठीक है, प्लस 16,800 इधर भी करते तो देखिए दो तरीका है आपके पास करने के लिए 51,800 का। दो तरीका है। एक तो ये तरीका था कि आपने माना कि भाई साहब ऐसा है कि मैंने प्रोडक्शन कंप्लीट किया और उसमें से बेच दिया, यानी कि हमने प्रोडक्शन किया 7,500। अब चूंकि हम लास्ट इन फर्स्ट आउट मेंटेन कर रहे हैं, तो 7,500 में से हम पहले 7,000 बेच देंगे। जो बचेगा वो मेरे हाथ में कितने का? 500 यूनिट बचेगा। 500 यूनिट इंटू 70 रुपया करेंगे तो हमको 35,000 हो जाएगा। और चूंकि हम लीफो है, तो लीफो में क्या बोलता है जी कि अभी जो लास्ट आया है वो पहले जाएगा। इसका मतलब जो पहले वाला है वो अभी भी नहीं बिका है। तो उस दोनों को ऐड करके हम 51,800 हम अपनी इन्वेंट्री निकाल सकते हैं। अदरवाइज ये सिंपल सा प्रोसेस है। अगर कोई साइंस नहीं लगाना है तो ओपनिंग प्लस प्रोडक्शन माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कीजिएगा, तो जो वैल्यू बचेगा वो आपका क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू बच जाएगा। तो दोनों अप्रोच आप अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब बोल रहा है कि डिफरेंस बताना है ऑपरेटिंग इनकम पे अंडर वेरिएबल एंड अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। तो अगर आपको याद होगा तो दोनों के जो टेक्निकल डिफरेंसेस आते थे वो किस लिए आते थे? जी? इन्वेंट्री के कारण आ रहे थे। तो ओपनिंग में इन्वेंट्री है और क्लोजिंग में इन्वेंट्री है। ठीक है, ओपनिंग में इन्वेंट्री और क्लोजिंग में इन्वेंट्री है। तो क्लोजिंग में हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग फिक्स मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितना है? 10 रुपए का है। तो 500 इंटू 10। ठीक है, पहला बोल रहा है कि दोनों में डिफरेंस कितने आएंगे। तो सबसे पहले तो 500 इंटू 10 रुपए का पहले आ जाएगा। व्हाट इज द डिफरेंस इन द ऑपरेटिंग इनकम बिटवीन वेरिएबल एंड अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग यूजिंग द इंटरनल एंड एक्सटर्नल रिपोर्टिंग। तो दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है वो किस चीज का होता है? क्लोजिंग इन्वेंट्री का होता है। और वो 10 रुपए के कारण, क्योंकि आपको रिकॉन फैक्टर जब हमने कैलकुलेट करवाया था तो हमने बोला था कि जब भी आपको दोनों के प्रॉफिट के बीच में अगर गैप निकालना है तो आप रिकॉन फैक्टर क्या निकालिएगा? क्लोजिंग इन्वेंट्री मल्टीप्लाई बाय फिक्स्ड ओवरहेड पर यूनिट। ठीक है, तो ये डिफरेंस जो होगा वो दो मेथड से निकाल, टू मेथड इज टू ड्यू ट्रीटमेंट ऑफ द फिक्स ओवरहेड के कारण ही वो डिफरेंस अराइज हुए हैं और कोई कारण नहीं है। फिर बोल रहा है जी परचेज ऑफ रॉ मटेरियल मेरे को निकालना है। तो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल निकालने के लिए मेरे को क्या चाहिए? मेरे को
मुझे मिली लेकिन मुझे नहीं पता है, मैं खोल रही भी नहीं हूँ। हाँ, आप हर आइटम पे कॉस्ट कितना यूज कर रहे हो जी? 23 रुपया। आपने यूनिट्स कितने बनाए थे? 7500। तो टेक्निकली आपने 7500 इंटू 23 करेंगे तो आपको क्या निकल आएगा? 172,500 का आपको क्या निकल आएगा जी? कितना आपने मटेरियल कंज्यूम करा है। ठीक है, इसका मतलब कि आपने क्या किया होगा? कंज्यूम का मतलब कितना, दूसरे साइड पे। तो हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है? साथ में हमारे पास क्लोजिंग इन्वेंट्री दी हुई है। तो 32,500 क्लोजिंग इन्वेंट्री लिखेंगे। क्लोजिंग इन्वेंट्री लिखा हुआ है हमारे पास। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री प्लस प्रोडक्शंस, दोनों प्लस जितना आपने रॉ मटेरियल कंज्यूम किया प्रोडक्शन पे, माइनस ओपनिंग का क्या? ओपनिंग का 2500 जब माइनस कर दीजिएगा तो उससे आपको पता चल जाएगा कि आपने उस पॉइंट ऑफ टाइम में क्या परचेज किया है। तो इसका मतलब ये था इस सवाल पे कि आपने जो ध्यान देने वाली बात थी कि आपको प्रोडक्शंस पता था, क्योंकि आपको सेल से कोई मतलब नहीं, क्योंकि प्रोडक्शन तो आपने करा ही है, सेल से आपको अभी कोई खास मतलब नहीं है व्हेन यू आर कैलकुलेटिंग दी रॉ मटेरियल। तो आपने 7500 का रॉ मटेरियल पे क्या किया? प्रोडक्शन किया। हर यूनिट पे 23 रुपीज लगती है, तो 7500 मल्टीप्लाई बाय 3। उसके बाद उसके ऊपर आपने क्लोजिंग स्टॉक, उसके ऊपर आपने क्लोजिंग इन्वेंट्री ऐड करनी है, माइनस ओपनिंग करनी है। इससे आपको पता ये चलेगा जी आपने रॉ मटेरियल परचेज कितने का किया है। ये कैलकुलेशन जब कीजिएगा तो 179,800 का आपका आंसर आएगा। अब ये बोला कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बताना है अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। तो सबसे पहले एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में हमारा पर यूनिट का कॉस्ट कितना आ रहा था? 70। यहां तक का टोटल कितना आ रहा था? 23, 15, 43, 48, 12, 60 और 10, 70। ठीक है जी, तो 70 आ रहा था। और अपने यूनिट्स कितने सेल किए जी? 70 इंटू 7,000, तो 490 होना चाहिए। 70 इंटू 7 कितना होना चाहिए? 490 होना चाहिए। लेकिन एक अंडर अप्लाइड, क्योंकि आपको जो बोल दिया था जो भी ओवर अप्लाइड या अंडर अप्लाइड ये रहेगा, ओवरहेड रहेगा, वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ऐड हो जाएगा। वो कहाँ ऐड हो जाएगा जी? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ऐड हो जाएगा। तो ये 5,000 रुपया यहाँ पे जो अंडर अप्लाइड है वो क्या है मैं बता रहा हूँ। ये वो अप्लाइड ये है क्योंकि आपने जिस वक्त ये बजट बनाई थी तो आपने बजट बनाया था कितने का? 8,000 का। आपने कितने का बजट बनाया था? 8,000 का। आपने प्रोडक्शन कितना किया? 7,500। यानी कि आप जो बजटिंग कर रहे थे उस पॉइंट ऑफ टाइम में ये 10 रुपया मल्टीप्लाई बाय ये 500 का डिफरेंस पे, यानी कि ये 5,000 आप रिकवर नहीं कर पाए हैं ड्यू टू नॉन प्रोडक्शन, ड्यू टू नॉन प्रोडक्शन। तो उसके कारण आपका कॉस्टिंग क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ये एक तो ट्रिकी पार्ट है, इसको समझने का है। देखिए आपने 7,000 यूनिट बनाए हैं 70 रुपए करके, उसके लिए आपको दिमाग नहीं लगाना था क्योंकि यहाँ तक का यहाँ का टोटल 70 आता है। 23, 25, 12, 10, 70 आता है। 70 पर यूनिट का कॉस्ट होता है। आप 7,000 यूनिट क्या करते हो जी? बेचते हो। इसका मतलब 7,000 मल्टीप्लाई बाई 70 कीजिएगा तो 490,000 आपका कॉस्ट आ जाएगा। ठीक है, बट क्वेश्चन में एक ट्रिकी पार्ट ये था कि अगर कोई भी ओवर या अंडर अप्लाइड ओवरहेड है उसको भी कॉस्ट ऑफ गुड सेल में ऐड करना है। तो आपने जिस वक्त बजट बनाया था वो 8,000 यूनिट पे बनाया था, पर आपकी जब प्रोडक्शन हुई है वो 7,500 पे हुई है। तो आपने क्या किया? आप अंडर प्रोडक्शन हो 500 से, और हर प्रोडक्शन के लिए आपने 10 रुपए का ओवरहेड रखा था। इसका मतलब ये 500 मल्टीप्लाई बाय 10 करोगे तो आपका 5,000 अंडर अप्लाइड होगा, जिसके कारण आपका कॉस्ट क्या करना पड़ेगा? आपको कॉस्ट को बढ़ाना पड़ेगा, बिकॉज यू आर नॉट एबल टू रिकवर द कॉस्ट। तो ये एक सवाल है, थोड़ा सा ट्रिकी है, इसको करना पड़ेगा आपको। अब बोल रहा है जी फीफो अगर यूज होता तो क्या बोल रहा है? फीफो वे यूज इंस्टेड ऑफ लीफो, व्हाट वुड बी द मैन्युफैक्चरिंग कंट्रीब्यूशन मार्जिन?
अब हमको बताना है अगर फीफो यूज होता तो क्या मार्जिन है, लीफो में क्या मार्जिन था, दोनों के बीच का हमको गैप बताना है। ठीक है ना, सीधे बोल रहा है फीफो में हमको मार्जिन बताना है, गैप भी नहीं बताना, मार्जिन बताना है। ठीक है, तो आइए देखिए यहाँ पे अभी हमने क्या किया था जी, हमने एज्यूम किया था कि ये 16 वाला भाई बचा हुआ है, 25 वाला निकल गया। अब जब हम कॉस्टिंग करेंगे तो जो यहाँ पे 490 की हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आई थी, लेकिन अब जब हम अगर फीफो मेंटेन करेंगे तो फीफो में हम क्या बोलेंगे कि सबसे पहले मेरा ओपनिंग स्टॉक बिकेगा। ओपनिंग स्टॉक बिकेगा इसका मतलब कितना बिकेगा, 16,800 बिकेगा, पर उसमें यूनिट कितना था, उसमें हमारा था जी 210 यूनिट, 210 यूनिट था हमारा। टोटल हमारा सेल कितना यूनिट हुआ था, 7,000, टोटल यूनिट सोल्ड 7,000। इसका मतलब करंट प्रोडक्शन से हमारा यूनिट कितना बिका जी, 6,970 रुपए का, और करंट यूनिट का प्रोडक्शन कॉस्ट आपका कितना है जी, 70 रुपया। तो करंट यूनिट का प्रोडक्शन कॉस्ट है हमारा 70 रुपया। तो अगर आप दोनों को ऐड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा 4,93,100 रुपए का आपका वो हुआ है। ठीक है, 4,92,100 रुपए का हमारा क्या हो गया जी। तो देखिए यहाँ पे इन्होंने बोला कि मैन्युफैक्चरिंग कंट्रीब्यूशन इज द डिफरेंस बिटवीन द रेवेन्यू एंड द टोटल वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। अच्छा, 16,800 में 210 माइनस करेंगे, ओनली 6,790 ऐड सेल हो रहा है, ये तो सही है। टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो है वो 60 रुपए का है, यहाँ पर 70 रुपए के बदले 60 रुपए लेना पड़ेगा। रीजन ये है कि वेरिएबल कॉस्ट पे काम करना है। दूसरा, ये जो ओपनिंग है तो ये आ गया, टोटल वेरिएबल कॉस्ट फॉर द मैन्युफैक्चरिंग सोल्ड इज 421,050। अब इसके अंदर भी 10 रुपए था, तो माइनस 210 इंटू 10, तो 422। इस पे क्या था, इसके अंदर 7,500 एनी ओवर अप्लाइड 100 सेल लेवल 112 7,500 any over applied and under applied is this manufacturing cost finished goods in inventory 13,000 फिक्स। अच्छा, फिक्स्ड ओवरहेड जो है इसके नहीं दिया हुआ ऑलरेडी, सॉरी 16,800 में से 3,150 माइनस करना, दिया हुआ था ना 3,150। तो ये हमारा क्या निकल आएगा, ये हमारा जो निकल आएगा ये हमारा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकल आएगा। ठीक है, अब हमारे पास चूंकि सेल्स दिया हुआ है, सेल्स है हमारा 7,000 यूनिट का, कितना रुपए करके, 112 रुपए करके, तो 112 रुपए करके सेल है, इसका मतलब मल्टीप्लाई बाई 112 कीजिएगा तो आपको सेल पता चल जाएगा। क्या फिर अभी चलो कुछ करते, तो ये कितना हो गया जी, 3,62,950। 3,62,950 हमारा क्या आ गया जी, ये हमारा निकल के आ गया जी कंट्रीब्यूशन। तो इस सवाल में जो छोटा सा आपके पास लॉजिक था वो ये था कि आप सबसे पहले ओपनिंग को ऐड करेंगे प्लस करंट ईयर का प्रोडक्शन को ऐड करेंगे, जो कि हमारा 7,000 में से 210 पुराना यूनिट बिका, बाकी का जो बिका वो करंट प्रोडक्शन से बिका 6,790 यूनिट। तो ये हम जैसे करेंगे तो सर इसमें क्वेश्चन था जो ओपनिंग की कैलकुलेशन की है वो कैसे की है, वो नहीं, ओपनिंग यहाँ पे लिख दिया था जी, 16,800 ओपनिंग है, उसमें जो इसमें जो फिक्स्ड ओवरहेड है वो है 3,150। तो हमारा देखिए 16,500 माइनस, यानी 16,500 माइनस 3,150 कीजिएगा ना तो आपका ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपने कुछ नहीं करना था।
चूंकि आपको सारा काम वेरिएबल कॉस्ट पे करना था, क्योंकि अगला आपसे कंट्रीब्यूशन मांग रहा था। कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला होता है मीन मार्जिनल कॉस्टिंग पे। हाँ, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। जी सर, ओके। ठीक है। उसके बाद आ जाइए, उसके बाद ये सवाल में हमसे बोल रहा है जी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना है। तो देखिए हमारे पास क्या दिया हुआ है, हमारे पास दिया हुआ है रॉ मटेरियल दिया हुआ है, ओपनिंग क्लोजिंग, उसके बाद रॉ मटेरियल परचेज भी दिया हुआ है। इसका मतलब क्या हो जाएगा जी, हमको निकालना पड़ेगा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, सबसे पहला सवाल। तो रॉ मटेरियल कंज्यूम निकालने का तरीका क्या है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। तो 45 प्लस 120 माइनस 50,000, तो 45 प्लस 120 एंड 5,000 का ट्रांसपोर्टेशन इन है। इन का मतलब क्या होता है, हमने ट्रांसपोर्टेशन मंगवाया है, यानी परचेज इनवॉर्ड है। फिर आपका परचेज रिटर्न माइनस हो जाएगा। तो देखिए ऐड किया, फिर माइनस आपने परचेज इन रिटर्न माइनस किया, फिर इन्वेंट्री माइनस करी, क्लोजिंग इन्वेंट्री, जो कि आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री कितने की है, 50,000 की। तो ऑल टुगेदर आपके जो निकल के आए, ये निकल के आए, इसको हम बोलते हैं रॉ मटेरियल कंज्यूम। तो रॉ मटेरियल कंज्यूम पता चल गया। उसके बाद लिख रहा है जी कि आपने बोला है जी फैक्ट्री एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड, उसके बाद डायरेक्ट लेबर। तो रॉ मटेरियल हमारे पास कंज्यूम आ गया, उसके बाद हमने क्या ऐड करना है, हमने डायरेक्ट लेबर ऐड करना है। तो रॉ मटेरियल कंज्यूम 1,10,000, फिर डायरेक्ट लेबर कर लिया हमने। फिर उसके बाद बोला जी ओवरहेड को अप्लाई करना है 60% से, 60% ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। तो डायरेक्ट लेबर है 1,30,000, 1,30,000 का 60% कितना होता है, 13 छक्का 78, 78,000 हो गया। ठीक है। उसके बाद जो है हमारा ये जो 90,000 WIP प्लस WIP ओपनिंग को प्लस करना है, क्लोजिंग को माइनस करना है। तो ओपनिंग 90,000 हमने प्लस किया, माइनस का 132,000 क्लोजिंग का माइनस किया। तो अपना हमारा क्या निकल आ गया जी, 276, जो हमारा नेट में कैलकुलेशन करके आया 276,000। तो हम सी आंसर कर देंगे जी। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड पूछा था, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अगर पूछता तो हम जो मैन्युफैक्चर किए हैं उसमें हम ओपनिंग फिक्स गुड्स ऐड करते और क्लोजिंग फिक्स गुड्स माइनस करते, तो उससे हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल जाता। तो ये छोटा सा सवाल है। प्राइम कॉस्ट का डिफिनेशन पूछ रहा है। प्राइम कॉस्ट का मतलब क्या होता है, डायरेक्ट कॉस्ट प्लस लेबर प्लस डायरेक्ट लेबर, यही होता है इसका आंसर, क्योंकि ये डिफिनेशन वाइज सवाल थे। फिर हमसे पूछ रहा है कंपनी कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रोडक्शंस ऑफ होमोजीनियस। अगर कोई कंपनी अगर होमोजीनियस प्रोडक्ट्स बना रहा है तो इसका मतलब है कि वहां पे प्रोसेस कॉस्टिंग फॉलो हो रही होगी। उसके बाद बोल रहा है एनालाइजिंग द कॉस्ट बिहेवियर इम्प्लाइज द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑल कॉस्ट इनटू। तो बिहेवियर के हिसाब से जब कॉस्ट को क्लासिफाई किया जाता है तो या तो वो फिक्स्ड होगा नहीं तो वेरिएबल होगा, या तो वो फिक्स्ड होगा नहीं तो वेरिएबल होगा। अब इसमें बोला है कन्वर्जन कॉस्ट में क्या इंक्लूड नहीं होगा। तो कन्वर्जन कॉस्ट का मतलब होता है लेबर प्लस ओवरहेड, इसका मतलब मटेरियल उसमें इंक्लूड नहीं होगा। फिर बोल रहा है विच ऑफ द कॉस्ट ड्राइवर इज नॉट यूज फॉर द अलोकेशन ऑफ मार्केटिंग कॉस्ट। अब इसमें से हमको चेक करना है कि कौन सा मार्केटिंग से रिलेटेड नहीं हो सकता है। तो बोल रहा है नंबर ऑफ आइटम डिस्ट्रीब्यूटेड। नंबर ऑफ आइटम डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा वो मार्केटिंग का नहीं बल्कि डिस्ट्रीब्यूशन का कॉस्ट हो जाएगा। बाकी सारे मार्केटिंग से रिलेटेड कॉस्ट है, चाहे सेल्स का डॉलर हो, नंबर ऑफ सेल्स पर्सन हो, नंबर ऑफ एडवर्टीजमेंट रन हो, ये जो भी है सारे मार्केटिंग से रिलेटेड कॉस्ट ड्राइवर्स है। फिर बोला है इन्वेंटरेबल कॉस्ट में क्या इंक्लूड नहीं होगा। तो इन्वेंटरेबल कॉस्ट में पीरियड कॉस्ट कभी भी इंक्लूड नहीं होता, क्योंकि प्रोडक्ट कॉस्ट ही इन्वेंटरेबल कॉस्ट होता है। ठीक है। फिर यहाँ पे सवाल पूछ रहा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। पिछले वाला सवाल था कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, तो दोनों में फर्क है। आ जाइए। तो ये बोलता है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो ये किसके पॉइंट ऑफ व्यू से है, ये मैन्युफैक्चरर्स पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है बल्कि ट्रेडर्स पॉइंट ऑफ व्यू से है। तो देखिए हमारे पास जो ओपनिंग इन्वेंट्री थी, जो परचेज किया और जो रिटर्न किया, ये भी माइनस करना है, ये भी माइनस करना है। तो 15,000 में से 500 और 8,500 माइनस करना है। करने के बाद जो भी रिजल्ट आएगा उसको हम
कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड करेंगे। और ये वाला जो क्वेश्चन है ये ट्रेडर्स पॉइंट ऑफ व्यू से है, इसलिए ज्यादा इंफॉर्मेशन मत तलाशने चले जाइएगा। फिर बोल रहा है अंडर द अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम द कंपनी डिक्रीज द प्रोडक्शन इन ऑर्डर टू एलिमिनेट द इन्वेंट्री दैट हैज accumulated in past, all the other factor are being constant will lead to what। तो सबसे पहले मेरी बात बता दे रहा हूँ कि ये बोल रहा है कि अगर आप एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग यूज कर रहे हैं तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में मतलब क्या होता है, सारे कॉस्ट प्रोडक्ट को चार्ज हो जाते हैं, चाहे वो फिक्स्ड हो या वेरिएबल हो। अब इन्होंने बोला कि इसने क्या किया है, डिक्रीजिंग द प्रोडक्शन इन ऑर्डर टू एलिमिनेट द इन्वेंटरी। ठीक है, अब इनको अपनी इन्वेंटरी ये कम कर रहे हैं, तो इन्वेंटरी अगर कम कर रहे हैं इसका मतलब क्या होने वाला है, ये इन्वेंटरी पे ज्यादा कॉस्ट चार्ज करके अपने प्रॉफिट को नेक्स्ट पीरियड में नहीं ले जाएंगे। इसका मतलब इनका करंट ईयर का जो प्रॉफिट है वो क्या होने वाला है, घटने वाला है। आइडियली क्या होता था, क्योंकि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में क्या होता है, कॉस्ट डेफर हो जाता है विद दी क्लोजिंग इन्वेंट्री, और अब चूंकि इन्वेंट्री अगर आप घटा रहे हैं इसका मतलब आपका कॉस्ट डेफर नहीं होगा, तो आपके ऑपरेटिंग इनकम रिड्यूस्ड हो जाएंगे। फिर आइए छोटा सा न्यूमेरिकल्स था, इनमें हमसे पूछा था वेरिएबल कॉस्टिंग के हिसाब से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बताना है। तो वेरिएबल कॉस्टिंग में हमको क्या मतलब होता है जी, हमने कितना एक्चुअल में वेरिएबल खर्चा करा है। तो देखिए हमारा वेरिएबल खर्चा कितना है, 4 2 6 1 7। ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बारे में बोलना है। तो सोल्ड का मतलब क्या है, बिगिनिंग, प्रोडक्शन एंड एंडिंग। तो बिगिनिंग और प्रोडक्शन ऐड कीजिएगा तो 1100, 11 में से 50 निकाल दीजिएगा तो टोटल 1050 बिका है। 1050 को ये कितना है, 4 2 6 1 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल जाएगा। इसमें आपको फिक्स्ड का इंफॉर्मेशन इग्नोर करना होता है अंडर वेरिएबल कॉस्टिंग। फिर ये सवाल पे हमसे पूछ रहा है जी यूजिंग एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग बताना है। तो इसका मतलब क्या है, अभी भी हमारा जो ये है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में हमसे क्या पूछ रहा है, बोल रहा है अंडर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बताना है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बताना है। तो आप देखिए अभी हमारे पास जो है 1050 है, 1050 को हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे, ये मार्केटिंग को छोड़ देंगे, उसके बाद 4 2 6 1 7, ठीक है। चूंकि यहाँ पे फिक्स नहीं दिया, द इंफॉर्मेशन इज नॉट प्रोवाइड सो वी कैन नॉट आंसर दिस क्वेश्चन। नहीं, जितना इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से अगर हम आंसर करें तो कितना आएगा, जितना इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से 750 आएगा। बट चूंकि इसमें फिक्स्ड का इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है इसीलिए उन्होंने बोला कि कैन नॉट गिवन द डेटा, बट एज पर द गिवन इंफॉर्मेशन आई कैन से दैट 7350 इज द आंसर because they are not providing the fixed का information। उसके बाद बोल रहा है कि which of the statement is about the ABC is not correct। तो इन्होंने बोला कि कौन सा ABC के लिए करेक्ट नहीं है। पहला बोला कि one of the principle of the ABC is that the classify as many cost as possible as cost and allocate them individual। तो ये करेक्ट नहीं है, ये सही बात है। हमको क्या निकालना है, हमको फॉल्स बात निकालना, हमको गलत बात निकालना। तो ये तो सही है, तो हम इसको गलत नहीं बोल सकते। फिर बोल रहा है एबीसी फोकस ऑन द एक्टिविटी एज अ फंडामेंटल कॉस्ट ऑब्जेक्ट। ये भी सही है क्योंकि वहां पे कॉस्ट क्या होता है, एक्टिविटी को असाइन होते हैं। फिर बोल रहा है एबीसी यूजेस द कॉस्ट एक्टिविटीज एज द बेसिस फॉर assigning cost to product service customer and other cost objects uses the cost of activity as the basis। नहीं, वहां पे कॉस्ट ड्राइवर जो होते हैं वो हमारा बेसिस होते हैं, न कि कॉस्ट ऑफ एक्टिविटीज। एक्टिविटीज में तो हमारा कॉस्ट एक्यूमुलेट होता है, एक्टिविटीज में हमारा कॉस्ट, हमारा एक्टिविटी में क्या होता है जी, कॉस्ट एक्यूमुलेट हो जाता है। फिर बोला है मिस्टेक, इट इज मेड यू अंडर एबीसी is a mistake there is that is made the allocations are not multiplied on the unit move that's the process because the overheads are allocated based on the specific not previously allocated। all other three choice are true। बेस्ड ऑन एक्टिविटी ट्रेडिशनल है। क्या 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 क्या
Assigning, cost of electron activity is traditional. हाँ एक सेकेंड, ABC uses the cost of activities as the basis for assigning the cost of product. Cost No, of मेरा भी product नहीं, अरे बोलना ये चाह रहा है, सुनिए ना, ये बोलना क्या चाह रहा है कि आप जो एक्टिविटी यूज कर रहे हैं उससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, सर्विस एंड अदर ऑब्जेक्ट का कॉस्ट चार्ज करने के लिए कर रहे हैं, और वो तो ओवरहेड चार्ज करने के लिए करते हैं ना, प्रोडक्ट का कॉस्ट चार्ज करने के लिए तो नहीं ना करते हैं। क्या बोल रहे हैं बताइए? नहीं, मैं ये सोच रहा था ये सी है वो ट्रेडिशनल कॉस्टिंग है। नहीं, देखिए ये लिख रहा है एबीसी यूजेस द कॉस्ट एक्टिविटी एज द बेसिस फॉर असाइनिंग as the basis for assigning cost to product, service, customer and other cost object. Cost of activities uses the cost of activity as the basis। नहीं यार, वहां पे ड्राइवर यूज करते हैं ना यार, एक्टिविटी पे तो कॉस्ट को हम एक्यूमुलेट करते हैं मेरे भाई, जो ड्राइवर होता है, जो ट्रिगर्स होता है, जो कॉज होता है, उसके बेसिस पे हम लोग कॉस्ट ये करते हैं ना, एस्पेलेट करते हैं। ओके, ठीक है, तो ये तो ऑल टुगेदर एक बात ये रही कि ये अपना जो है कैसे भी करके हम लोगों ने असाइनमेंट तो सारे कर लिए, बट अब आपकी जिम्मेदारी है कि ये सारे असाइनमेंट दोबारा करने हैं, जहां जहां प्रॉब्लम है उनको हाईलाइट करना है, उनको सॉल्व करने हैं, और नेक्स्ट क्लास से हम लोग सेक्शन एफ करने जा रहे हैं। यहाँ तक में अगर किसी के कोई सवाल है तो प्लीज यू आर फील फ्री टू आस्क।